हेलो दोस्तों, लेखपाल के लिए एकदम रामबाण क्लास लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी कमेंट में बताइएगा। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको हिंट देकर के उंगलियों पर याद करवा दूंगा। महज कुछ घंटे के अंदर मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। लेखपाल के लिए एकदम निर्णायक ये सिद्ध होगा, जिसमें मैं आपको फ्री पीडीएफ भी दूंगा और आपदा प्रबंधन का एक वीडियो के अंतर्गत पूरे कंप्लीट सिलेबस को मैं कवर कर दूंगा, जिसमें आपके 300 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। फैक्ट वाइज मिला करके ये लगभग में 500 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसमें मैं आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, फास्ट रिवीजन करवाऊंगा 100% गारंटी के साथ। ये सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन हैं, आप खुद देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 10% का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा प्रवाह का नियम है। ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। ऐसे क्वेश्चन हैं, तो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे पहला चैप्टर पर्यावरण परिस्थिति की आधारभूत संकल्पना, दूसरा चैप्टर आपका रहेगा जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण, एकदम कंप्लीट पूरा करा। तीसरा चैप्टर रहेगा पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन एवं कानून, सारे कानून बताऊंगा जो पर्यावरण से संबंधित हैं। चौथा चैप्टर रहेगा आपदा प्रबंधन संस्थाएं एवं अधिनियम, पूरे कतई एक लेखपाल स्पेशल है, पूरा लेखपाल स्पेशल। पांचवा चैप्टर रहेगा आपदा न्यूनीकरण वैश्विक प्रयास और विविध तथ्य के बारे में बताऊंगा। और ये जरूरी नहीं कि जैसे आप लेखपाल के लिए ही तैयार करें, जैसे लोअर पीसीएस है उसमें भी ये सिलेबस है, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग सेम सिलेबस रखा है ये। तो ये आप लोगों को आगे भी एग्ज़ाम में तैयारी करवाएगा और काफ़ी फ़ायदा देगा। और ज़रूरी नहीं कि लेखपाल है, काफ़ी एग्ज़ाम है टीचर्स में, टीचर के एग्ज़ाम में भी आता है। तो एकदम सरल वेद तरीके से पढ़ाऊँगा और ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊँगा। और वन लाइनर है, एमसीक्यू भी मैं बनाते चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? घेरना। क्वेश्चन पूछेंगे पर्यावरण शब्द किस भाषा से बना है, तो फ्रेंच भाषा से बना है। इन्वायरनर शब्द से बना है और इन्वायरनर शब्द का मतलब होता है घेरना। कैसे बना है? देखिए घेरना कैसे बना है भाई। पर्यावरण इन्वायरमेंट का अर्थ होता है चारों ओर का परिवेश, जिसमें जैविक मतलब सजीव चीज़ें, अजैविक का मतलब होता है निर्जीव। अजैविक जब भी बात करूं तो मतलब जिसमें जान नहीं है, निर्जीव घटक की मैं बात कर रहा हूं। ये वायु जल भूमि पेड़ पौधे और मनुष्य सहित सभी जीवों के जीवन और विकास प्रभावित करने वाले बाहरी परिस्थितियों का योग है। और ये प्राकृतिक का एक समग्र आवरण है जो जीवन को बनाए रखता है। तो पर्यावरण क्या है भाई? सबको मिलाकर के सारे लोगों को जीवन देता है। पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता चारों ओर और आवरण का मतलब होता घेरा, जो चारों ओर से सबको घेरे हुए है और उसमें जीवन भी आपको देता है, तो उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण किस भाषा से बना है? फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या है? घेरना, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। पर्यावरण का संधि विच्छेद भी पूछ लेगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। तो कब किया था? 1869 में किया था। 1869 मतलब जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो उस समय अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो भैया इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल। साथ में बोलते जाना परिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम। देखो जब तंत्र लग जाए, इको सिस्टम लग जाए, तो इसका प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने किया। कब किया? 1935 में। 1935 में किया था। ठीक है, तो परिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टांसले ने। कब किया था? 1935 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे कि इको सिस्टम का प्रयोग एजी टांसले ने कब किया था? तो 1935 में किया था। पृथ्वी पर सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है। भाई हम लोगों को पता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? महासागर हो गया। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो जैविक होता है, एक अजैविक होता है, एक ऊर्जा घटक होता है। तो क्वेश्चन भी ऐसे देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? जैविक, अजैविक, ऊर्जा घटक और अब एक दे देंगे अपमर्जक।
तो अपमर्जका आपका हो जाएगा। तो जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक ये पर्यावरण के घटक हैं। ऑप्शन भी आपसे ऐसे बना के पूछ लेंगे। अब देखो क्वेश्चन आपका छठवां, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें हम लोग उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो पौधों पर निर्भर हैं, और पौधे सूर्य पर निर्भर हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उनको जो खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि 10% का नियम किससे संबंधित है? तो 10% का नियम ऊर्जा प्रवाह का नियम है, और ये 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और लिंडमैन ने 10% का नियम 1942 में दिया था। ये खास कर आप लोग याद रखिएगा। तो देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। 10% का नियम सीधे पूछ लेते हैं तो लिंडमैन ने दिया था। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिवसीय होता है और सीधा होता है। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिवसीय होता है और सीधा होता है। भाई अगर इसमें महासागर में जलीय तंत्र में पूछेगा तो उसमें उल्टा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फैक्ट वाइज याद कराते चले जाएंगे। पीडीएफ की टेंशन मत लो, पहले पूरा वीडियो कंप्लीट देख लो, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए ज़्यादा मत वो करना, क्वेश्चन देखो पहले। आप लोगों को यही याद हो रहे हैं ना, खुद से पीडीएफ पढ़ोगे टाइम लगेगा और फिर आलस उसमें हो जाता है। एकदम आप लोगों को डबल स्पीड कर लो, डबल कर लो, डेढ़ पे कर लो, आराम से देख लो कंप्लीट वीडियो। दो परिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन। क्वेश्चन पूछ लेता है इकोटोन क्या है? तो दो परिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। दो परिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र ही इकोटोन कहलाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड के सबसे अच्छे सूचक हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण सूचक है, वायु प्रदूषण सूचक है। जहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है तो ये वहाँ पर मुरझा जाता है, और सल्फर डाई के लिए तो बहुत बढ़िया सूचक है। जैसे ये मुरझा जाएगा पता लग जाएगा यहाँ पर सल्फर डाई का प्रदूषण ज़्यादा है। ठीक है, और लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है? सदैव सीधा रहता है। ये आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर जलीय तंत्र में पूछा जाए तो ये पिरामिड सदैव कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो जो दलहनी फसल होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तभी जैसे मूंग है, उड़द है, या अरहर की दाल वाले खेती में क्या होता है कि वो मिट्टी भुरभुरी टाइप की रहती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन खूब पर्याप्त मात्रा में रहता है। उसके बाद में अगर कोई आप फसल करते हैं तो अच्छी फसल होती है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? सीधे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या है? गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरा रहता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ठीक है, ये बलम में भी भरी जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो आपको बताना पड़ेगा क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बारिश आना, आंधी आना, ये सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। एरोप्लेन आपका किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, और समताप मंडल में ही ओजोन परत है। क्या है? ओजोन परत है। तो ओजोन डे कब मनाते हैं? ये कमेंट में ज़रूर बताना। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, एकदम कंप्लीट कराऊंगा, लगेगा कि हाँ भाई यार इससे बाहर नहीं जाएगा। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी। कब आई थी? 1987 में। सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है ब्रेटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? तो 1987 में आई थी। पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रेटलैंड रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे। और कितने रखे गए? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितने लक्ष्य रखे गए? 17 लक्ष्य रखे गए हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस का कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़िया है, अगर थोड़ा ये पेपर में डाल भी सकते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अब जून आगे हो सकता है 25 की थीम भी पूछ सकते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इसको याद रखो। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। या कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? इसका संबंध किससे? तो रियो सम्मेलन से है। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था उससे संबंधित है एजेंडा 21। ये किससे संबंधित? इसमें सतत विकास के ऊपर बात की गई थी, जिसमें सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल 17 रखे गए थे। किस प्रजाति के विशेष आवास या कार्यात्मक भूमिका को निकेत कहा जाता है? मतलब कोई विशेष प्रजाति है, कोई प्रजाति है वो विशेष, मतलब एक ही कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, मतलब एक ही प्रजाति के पाए जाते हैं, उस आवास को या उनके कार्यात्मक भूमिका को हम लोग निकेत बोलते हैं। निकेत मतलब निवास उनका बोलते हैं, जब एक ही कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड भी होता है, और बाकी जो पौधों को खाते हैं उनको भी, जैसे बकरी को भी ये खा लेते हैं, है ना। तो बकरी को भी खा लेते हैं, मुर्गे को भी खा लेते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता में भी आ गए और प्राथमिक उपभोक्ता में भी आ गए, ठीक है। सब्जी पर डिपेंड भी रहते हैं, पौधों पर भी डिपेंड रहते हैं, पालक वालक खाते हैं तो प्राथमिक हो गए, भेड़ बकरी खा लेते हैं द्वितीय हो गए। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा रहता है। जहाँ पर जलीय तंत्र की बात आ जाएगी वहाँ पर पिरामिड उल्टा रहेगा, और पारिस्थितिकी तंत्र की बात आएगी तो पिरामिड कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। ये चीज़ें आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। तो प्रवाल भित्ति कोरल रीफ को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो कोरल रीफ को हम लोग समुद्री वर्षा वन कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और अब मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों या भाई बहनों के पास ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी तो ध्यान से वीडियो देखो और इसी में याद हो जाए आप लोग, इस तरीके से मन लगा कर देखो। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में पारिस्थितिकी का जनक अगर भारत की बात पूछे तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं भारत में पारिस्थितिकी के जनक। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। इसके लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कहाँ पर हुआ था? चमोली शहर में हुआ था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। कौन प्रणेता थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। अब चिपको आंदोलन के तर्ज पर दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया था। चिपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो एपिको आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये 1983 में चलाया गया था, और ये 73 में, लगभग में 10 साल बाद में चलाया गया था। ये एपिको आंदोलन 10 साल बाद चलाया गया, चिपको आंदोलन के बाद में, ऐसे याद कर लो। लेकिन ये कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में। चिपको कहाँ चलाया गया? तो उत्तराखंड में। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसमें पांडुरंग हेगड़े थे, हेगड़े थे, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े। कर्नाटक में चला था एपिको आंदोलन। अब देखिए साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ है? शांत घाटी केरल में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग ये बताइए जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चन के बाद में बताता हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं, या नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर कौन थे? मैदा पाटकर और बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ, तो जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो पर्यावरण को खतरा ना हो, इसलिए मैदा पाटकर और बाबा आमटे ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता पूछ लेते हैं मैदा पाटकर और बाबा आमटे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा बचाओ के प्रणेता कौन हैं? ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण को रोकने से है। जो सड़क किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं उन्हें ग्रीन मफलर बोलते हैं। देखो भाई
सड़क किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं? ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके, इसीलिए लगाए जाते हैं। तो इनका संबंध ध्वनि प्रदूषण से हो गया ना। बायोमैग्नीफिकेशन, बायोमैग्नीफिकेशन का अर्थ है खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, कोई चीज़ खाने वाली है, अगर उसमें विषाक्त विष वाली पदार्थ की सांद्रता बढ़ती चली जाती है तो उसे हम लोग बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। बायोमैग्नीफिकेशन, कोई खाने वाली चीज़ है, उसमें विष की सांद्रता बढ़ती चली जाती, विषाक्त मतलब जहरीले चीज़ों की मात्रा बढ़ती चली जाती, उसे हम लोग बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है, जिसमें संकटाग्रस्त प्रजातियों का विवरण होता है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो संकटाग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। अच्छा, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा जारी की जाती है। अच्छा सर, IUCN की फुल फॉर्म क्या है? I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, C का मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब ये नेचर के बारे में एक कंजर्वेशन है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, IUCN की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN करता है। अच्छा सर, रेड डाटा बुक का संबंध किससे? संकटाग्रस्त प्रजातियों से, समझ गए? ठीक है। अच्छा, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अच्छा सर, IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर को हुई थी और 1948 को। तो ये आपको याद रखना है कि IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो सीधे क्वेश्चन MCQ में पूछा जाएगा कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी ने की थी। कब की थी? 1950 में की थी। अब देखो, मैं आप लोगों को बताऊं, भारत में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत KM मुंशी ने की थी। तब एक केंद्रीय कृषि मंत्री थे उस समय, 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय ये केंद्रीय कृषि मंत्री थे। तो भारत में वन महोत्सव 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की शुरुआत तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत KM मुंशी ने की थी। ये उस समय केंद्रीय मंत्री थे और इन्होंने शुरुआत 1950 में की थी। तो देखो भाई, MCQ ये चार एक ही क्वेश्चन से 4 MCQ बन जाएंगे, लेकिन टाइम को मैनेज करने के लिए हम आपको वन लाइनर ही पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो देखो, मेहनत तो लगी है इसको बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। बाकी आपके लाइक करने से ये है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, पैसे नहीं आ जाएंगे मेरे अकाउंट में तुरंत, हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम लोग नीरी बोलते हैं, तो नीरी का हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। नीरी की फुल फॉर्म होती है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अच्छा सर, नीरी ये कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में है। तो नीरी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से नीरी की कौन सी फुल फॉर्म है? नेशनल इन्वायरमेंटल, एन का मतलब नेशनल, ई का मतलब इन्वायरमेंटल और ई का मतलब इंजीनियरिंग, आर का मतलब रिसर्च हो गया और आई का मतलब इंस्टीट्यूट हो गया। तो क्या हो गया? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये अभियांत्रिकी मतलब एक अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर रिसर्च होती है और ये नागपुर में है। इसका हेडक्वार्टर भी नागपुर में ही है, ठीक है। नीरी वाज स्टेबल्ड इन 1958 इन नागपुर। तो नीरी की स्थापना 1958 में की गई थी। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीरी की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में, नागपुर में ही इसकी स्थापना की गई थी। ओरिजिनली नोन एज द सेंटर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च। जब इसकी स्थापना 1958 में की गई थी तो अब इसका नाम नीरी नहीं था। आगे चल के इसका नाम 1974 में बदल दिया जाता है। जब इसकी स्थापना 1958 में की गई थी तो भी इसका नाम था CPHERI। CPHERI, सी का मतलब सेंटर, पी का मतलब पब्लिक, एच का मतलब हेल्थ, ई का मतलब इंजीनियरिंग, आर का मतलब क्या हो गया? रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट वॉज रीनेम्ड, रीनी कब किया गया था? नीरी कब किया गया था? 1974 में इसका नाम नीरी कर दिया गया था। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब नीरी की स्थापना हुई थी तब इसे किस नाम से जानते थे? तब इसे CPHERI के नाम से जानते थे। देखो, अगर एग्जामिनर
डिफ़िकल्ट पेपर बनाना चाहता है तो वो किसी तरीके से भी आपको घुमा सकता है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे और ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून है। ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। अच्छा, FSI का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI का मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है। वन, अब देखो वन सर्वेक्षण आ रहा, वन भाई वन, वन का मतलब क्या होता है? एक ही तो होता है। तो इसकी जब भी स्थापना की गई होगी इसकी लास्ट डिजिट में एक जरूर आएगा, है ना। तो इसकी स्थापना 1 जून 1981 में की गई थी। मुख्यालय इसका देहरादून उत्तराखंड में है। मुख्य कार्य क्या होता है इसका? मुख्य कार्य है कि देश के वन संसाधनों का सर्वे करना, मूल्यांकन करना, उसकी निगरानी करना तथा द्विवार्षिक रूप से भारत वन रिपोर्ट प्रकाशित करना। सीधे देखो, आपने अगर टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन दिया हो तो ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया था कि FSI भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वनों की रिपोर्ट कितने वर्ष पर प्रकाशित की जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष की 4 वर्ष? तो सीधे क्वेश्चन क्या है आपका? 2 वर्ष। द्विवार्षिक ये रिपोर्ट जारी करते हैं। जैसे जनसंख्या हम लोगों का काउंटिंग कब होता है? 10 वर्ष पे। ऐसे वन का रिपोर्ट काउंटिंग कब कितने पे होता है? 2 वर्ष पे होता है। बाकी ये सारी रिपोर्ट आप अच्छी तरीके से याद करते हुए चलो। अब देखो नेक्स्ट, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। तो BSI में बी आ रहा, बी फॉर बंगाल, बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो BSI का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। तो BSI की फुल फॉर्म क्या होती? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो मतलब वनस्पति, बोटेनिकल मतलब वनस्पति सर्वेक्षण। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अब इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, वी फॉर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में इसकी स्थापना हुई थी BSI की। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। इसका कार्य क्या होता है? भारतीय वनस्पति मतलब फ्लोरा का सर्वेक्षण करना, उसका वर्गीकरण कौन सा किस में रखा जाएगा, इसका वर्गीकरण BSI ही करती है, और उसका संरक्षण करना। क्षेत्रीय केंद्र इसके देश भर में लगभग में 11 से लेकर के 16 क्षेत्रीय केंद्र इकाइयां हैं इसकी BSI की। ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च 2026 की थीम की क्या थी? वन और अर्थव्यवस्थाएं, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वानिकी दिवस कब मनाया था? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। और 2026 की थीम आपको याद रखनी है, वन और अर्थव्यवस्थाएं। पारिस्थितिकी पदछाप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लोबल हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन ये बना देंगे MCQ। पारिस्थितिकी पदछाप को मापने के लिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसका ग्लोबल हेक्टेयर का। तो वो हेक्टेयर लिख देंगे, ग्लोबल हेक्टेयर लिख देंगे, मीटर लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ग्लोबल हेक्टेयर ही सही आंसर लगाना है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर स्थिर है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल और दलदली क्षेत्रों में पाई जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर लवणीय जल होगा, खारा पानी होगा और दलदली वहाँ जहाँ पर क्षेत्र होगा वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तटीय खारी पानी और दलदली मिट्टी में उगने वाली सदाबहार झाड़ियाँ होती हैं। तो ये झाड़ियाँ होती हैं जो आपकी उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ पर तट होते हैं समुद्र के किनारे खारे पानी में, और जहाँ पर दलदली मिट्टी होती वहाँ पर सदाबहारी एक झाड़ीदार पेड़ होते हैं, वो उगाते हैं, जिन्हें हम लोग मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं। तो आप लोगों को अब याद रखना, लवड़ीय जहाँ पर खारी पानी होगा और दलदली भूमि होगी वहाँ पर इनका मतलब उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और यूनेस्को ने सुंदरबन मैंग्रोव वन को 1987 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया था। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन को कब विश्व धरोहर में हासिल किया था? तो 1987 में इन्होंने
विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यूकेलिप्टिस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी माना जाता है क्योंकि ये अत्यधिक जल सोखता है। भाई पंखा मैंने बंद कर दिया, पसीने से मैं टप टप नहा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, वीडियो रिकॉर्ड करना है। अगर पंखा चलाऊंगा तो फिर शोर आएगा। तो इसलिए भाई अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसी लग रही है एक बार बताना ज़रूर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता? 16 सितंबर को मनाया जाता। मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा 16 सितंबर को क्यों ओजोन दिवस मनाया जाता। तो देखो, ओजोन दिवस कब मनाया जाता? 16 सितंबर को। अगर ओजोन ना हो, नष्ट हो जाए, तो सूर्य की किरणें सीधे हम लोगों पर आएंगी। मतलब शोले ऐसे गिरेंगे, मतलब गर्मी के शोले ऐसे गिरेंगे, हाँ, और हम लोगों पर सितम हो जाएगा। शोले ऐसे गिरेंगे और सितम हो जाएगा। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत अच्छा किस मंडल में पाई जाती है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के वैश्विक समझौते के रूप में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में इस प्रोटोकॉल की स्मृति के रूप में ओजोन क्षरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 सितंबर तिथि को नामित किया था ओजोन दिवस के रूप में। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं हम लोग? डाप्सन में नापते हैं ओजोन परत की मोटाई। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें यूवी रेज को ओजोन परत रोकती है। अगर ओजोन परत रोकेगी नहीं तो ये सीधे हम लोगों की त्वचा पे गिरेंगी और कैंसर कर देती हैं। तो ओजोन परत का होता है यूवी रेज को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। इसका संबंध किससे? ओजोन परत संरक्षण से है। तो देखो, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ओजोन परत से, ग्रीन हाउस गैसों से, ऐसे वगैरह वगैरह, आपको प्रोजेक्ट टाइगर से। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आपको ऑप्शन किसको मानना है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जब 1987 में हुआ था। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरो क्या है? ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, मतलब नष्ट करती है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है? तो वो माजुली है। माजुली आपका असम है, असम बनने की दिशा में है। अब देखो, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला माजुली असम बनने की दिशा में है। तो माजुली जो है ये कार्बन न्यूट्रल जिला बनने जा रहा है, जो कि असम में पड़ता है। तो आपका एक चैप्टर क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता से संबंधित जितने संरक्षण किए गए 2025 तक सारी अपडेट के साथ मैं आप लोगों को दूंगा। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ये मैंने पहले बोला था कि कब बनाया जाता है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? WG रोशन ने किया था। कब किया था? 1985 में किया था। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? WG रोशन ने किया था। अच्छा, ये बताओ, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? और इकोसिस्टम का शब्द किसने प्रयोग किया था? ये मैंने सारे पहले आप लोगों को बता दिए, कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है। 1985 में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग WC रॉनसन ने किया था। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उसमें पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, मतलब ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उसमें जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा प्रजातियाँ मिलें अलग अलग तरीके की, वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं, तो आपको सीधे ऑप्शन में मिलेगा 5, 6, 4,
3, तो आप लोगों को 4 लगाना है। तो कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट हैं। यह क्वेश्चन पूछ लेगा भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप लोगों के चारों दे रखे होंगे। एक तो हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है और सुंडालैंड है। तो ये 4 हॉट स्पॉट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जैव विविधता मतलब ज़्यादा पाई जाती है। तो ये 4 हॉट स्पॉट हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। ये आपको याद रखना आसानी से। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NVA का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। तो राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। आपको हैदराबाद दे रखे हैं, जैव विविधता अधिनियम हैदराबाद दे रखे होंगे, लखनऊ दे रखे होंगे, तो आपको मानना कौन सा है? चेन्नई मानना है। अब देखो NVA का फुल फॉर्म क्या होता है? N का मतलब होता है नेशनल, B का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी और A का मतलब होता है अथॉरिटी। मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी NVA की, जैव विविधता प्राधिकरण की? तो 2003 में हुई थी। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया और जैव विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में हुआ। मुख्यालय फिर चेन्नई में बना दिया गया। इसका काम रहता है ये केंद्र और राज्य सरकारों को जैव विविधता के संरक्षण संबंधी मुद्दों पर सलाह देती है। तो NVA का मतलब क्या होता है? ये राज्य या केंद्र सरकार को क्या करेगी? जैव विविधता से संरक्षण के लिए मुद्दों पर सलाह देगी कि ऐसा ऐसा करो, तब जो है इसका संरक्षण हो पाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। ये आप लोगों को याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? टाइगर 73 1 अप्रैल 1973 को टाइगर आया था। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 73 वन्य जीव संरक्षण 92 वन्य जीव वन 72 और टाइगर 73 ऐसे करके आपको याद रखना। भारत 2025 तक भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 58 हैं 2025। मैं आपको अभी वर्तमान में भी 58 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, आप सर्च करके देख लो। अगर अपडेट कुछ हुआ हो तो आप कमेंट बता देना। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, मार्च तक की मैंने आपको स्थिति बताई है, भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम स्वीकृतियों में छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास है, तमोर पिंगला, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला 56वां, मध्य प्रदेश का रातापानी 57वां बना है और मध्य प्रदेश का ही माधव 58वां बना है। माधव टाइगर रिजर्व 58वां बना है। यहीं पर गाजी हाथियों के संरक्षण के लिए गज मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। गजमित्र पोर्टल माधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया हाथियों के संरक्षण के लिए। तो आप लोगों को सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, 57वां रातापानी है, 56वां तिमोर पिंगला है। तिमोर पिंगला गुरु घासीदास वाला जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती है। तो वीरांगना दुर्गावती, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई समझ के आप यूपी मत मार देना। वीरांगना दुर्गावती आपका MP में पड़ता है, जो कि 54वां टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब प्रोजेक्ट हाथी, हाथी कब आया था? तो हाथी आप बताओ, हाथी कैसा होता? बड़ा। हाथी कैसा होता? बड़ा होता ना, बड़ा 92। हाथी कैसा होता है? तो हाथी को जैसे आप सोचते हैं तो इमेज एकदम बड़ी बनती है। हाथी होता बड़ा 92। प्रोजेक्ट टाइगर 73। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? कर्नाटक। अब देखो कैसे याद करना है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में? अब देखो हाथी तो देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, हाथी कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जहाँ पर नाटक होता है। नाटक जहाँ पर नाटक दिखाया जाता है उसी नाटक में हाथी बाई चांस देखने को मिल जाए, नहीं बनना अब हाथी नहीं देखने को मिलते। तो हाथी कहाँ देखने को ज़्यादा मिलते हैं? नाटक में। और नाटक से क्या याद आएगा? कर्नाटक। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? अच्छा सर, नाटक में देखने को मिलते हैं, कर्नाटक। अब देखो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आप लोगों को बताया हाथी कैसा है, बड़ा है, बड़ा 92। हाथी संरक्षण अधिनियम जो हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 92 में, हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस।
अब देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है, तो भारत का जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है। कब घोषित हुआ था? 2009 में। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये तो सबको पता है, भारत का जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है, लेकिन ये घोषित कब हुआ था? 2009 में हुआ था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में आया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को आया था। इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी है आपको? डॉल्फिन बहुत बड़ी मछली होती है, तो आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी। तो डॉल्फिन अगर आपको लेनी है तो आपको क्या देनी पड़ेगी? फीस, तभी तो आपको डॉल्फिन मिलेगी, बिना फीस के थोड़ी मिल जाएगी। तो फीस से क्या याद आएगा? 20। तो ऐसे याद करना, डॉल्फिन को खरीदने के लिए हमने उसकी क्या दी थी? फीस, तभी तो 2000 याद आएगा, 20, है ना। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट हाथी बड़ा 92। डॉल्फिन, अच्छा डॉल्फिन को खरीदने के लिए फीस दी थी तो 20 आएगा, 2020, है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को याद करना है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका बिहार में पड़ता है, वो भी बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन कहाँ है? बिहार में। बिहार के कहाँ है? भागलपुर में। भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर 1982 में किए थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि रामसर संधि जो हुई थी 2 फरवरी 1971 को हुई थी, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर 1982 में किए थे। रामसर संधि के मुख्य बिंदु मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी जो बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 को हुई थी। 1971 को हुई थी, ईरान के रामसर शहर में हुई थी। तो इसलिए हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। इसका काम ही होता है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ये रामसर संधि की गई थी, और लागू हुई थी 1975 में। 21 दिसंबर 1975 को, और भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। इसलिए इसने 1982 में जो है हस्ताक्षर किए थे। परिभाषा देखिए, दलदल, नदियाँ, झीलें, मैंग्रोव या मानव निर्मित जलीय क्षेत्र जहाँ 6 मीटर से अधिक गहरा पानी ना हो, भारत में रामसर स्थल उसे बोलते हैं संरक्षण अर्धभूमि। ठीक है, तो ये ऐसी अर्धभूमि होती है, अर्धभूमि की ये परिभाषा है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में रामसर स्थल कितने हैं इन प्रेजेंट टाइम में, तो कुल कितने हैं रामसर स्थल? 99। अगर, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे अभी मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर हो सकता है आप लेट देख रहे हैं तो हो सकता है जब तक एक आध और संरक्षण रामसर भूमि ग्रहण कर ली जाए तो 100 ना हो जाए, 101 ना हो जाए। तो इसलिए ये अपडेट होता रहता है, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने 99 बताई, आप 2 महीने बाद देख रहे हो तो 99 ही है, बदल भी सकता है ये डाटा। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में आप सर्च करके देख लेना, अगर बदल गया, अपडेट हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। लेकिन मैंने ये आपको डाटा अप्रैल 2026 तक का दिया है, 99 हैं। ठीक है, सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ हैं? तमिलनाडु में 20 रामसर साइटें हैं। उसके बाद में यूपी में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये भाई क्वेश्चन आपका आएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर में जो है आर्द्रभूमियों के लिए एक बैठक हुई थी, इसलिए आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। अप्रैल 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 99। अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और 99 रामसर स्थल आपका घोषित किया गया शेखा झील अभ्यारण्य। 99 रामसर स्थल घोषित किया गया। तो वहाँ पे लोग ये बताइए, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ठीक है, आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 12। सबसे ज़्यादा कहाँ है? 20 तमिलनाडु में। उसके बाद में 12 यूपी में है। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे यूपी में है 12 अर्धभूमियाँ हैं। ठीक है, देखो 12 के 12 मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नवीनतम आपकी शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य नवीनतम 2026 में घोषित की गई है। पटना पक्षी अभ्यारण्य तो ये एटा में है। देखो ये राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया था, पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पटना समझ के लोगों ने बिहार मार दिया था। अभी राजस्थान के एक एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। चमोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चमोली, आप कमेंट में बताओ। मैं
आप लोगों को गारंटी देता हूँ 99% लोग इसमें फेल हो जाएंगे, सही उत्तर नहीं देंगे, सर्च करके देख लेना। तो देखो रामसर स्थल हैं। अब क्वेश्चन यूपी में अगर वो डिफिकल्ट बनाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा रामसर यूपी का रामसर स्थल नहीं है, तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। शेखा झील है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है, हैदरपुर वेटलैंड है, वखीरा है संत कबीर नगर में, सूरसागर कीथम झील के नाम से जानते हैं, आगरा में है, अपर गंगा रिवर है, ब्रजघाट से नरोरा तक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, जो नवाब आदमी होते हैं वो उन्नाव में रहते हैं ना, उन्नाव ऊंचे रहते हैं। समन समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, मैनपुरी। समन में आ रहा सामान, अगर कहीं भी आप जाओ अपने वाइफ के साथ, सामान कौन ले जाता है, मेन ले जाता है, फीमेल नहीं ले जाती है ना, वुमेन नहीं ले जाता, मेन ले जाता है। समनपुर पक्षी विहार कहाँ है, मैनपुरी में। सांडी कहाँ है, हरदोई में, सांडी हरदोई में, ठीक है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, समस। समस मतलब समझ, समझ समझ समझ, बोले समझ ले तभी राय मशवरा कर, समझ ले बाद में राय मशवरा कर, रायबरेली, ठीक है। पार्वती औरंग पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गोंडा। सरसबई नवर झील कहाँ है, इटावा। तो ये आप लोगों को याद भी रखनी है, ठीक है। 12 हैं झीलें, 12 अर्धभूमियाँ हैं यूपी में, सॉरी। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो आप लोगों को रेणुका झील याद आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, रेणुका झील आनी चाहिए। और रेणुका झील कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, तो ये विशेषकर ध्यान रखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और लोकटक झील मणिपुर में पड़ती है, ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है, लोकटक झील मणिपुर वाली और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे वहाँ पर राजस्थान में जो स्थानीय लोग हैं इसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घाना राष्ट्रीय उद्यान में कन्फ्यूज़न मत होना, ये सेम चीज़ है, मतलब नाम अलग अलग हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर वाली मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अब देखो मणिपुर लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। तो क्वेश्चन पूछेंगे केबुल लामजाओ किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पड़ती है, मणिपुर में। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था, 70 में। दाचीगम नेशनल पार्क में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट हंगुल। दाचीगम कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था, 70 में, ठीक है। प्रोजेक्ट मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है, अब देखो मगरमच्छ किसी चीज़ को अगर खाता है तो फिर उसको पचाता भी है, इतनी भारी चीज़ें खा जाता है तो पचा भी जाता है। पचाने से क्या याद आएगा, 75, खाता है तो पचाता भी है। हंगुल की ट्रिक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आई थी, गिद्ध 6, क्योंकि गिद्ध कैसे थे, अच्छे थे, गिद्ध अच्छे थे, अब देखने को नहीं मिलते। क्यों अच्छे थे, वो प्रदूषण को ख़त्म कर देते थे, मुर्दा खोर थे, मतलब जहाँ पर मुर्दा मिल जाता था उनको खा लेते थे जिससे प्रदूषण नहीं होता था। तो गिद्ध हमारे लोगों के लिए कैसे थे, अच्छे थे, ठीक है। गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक दवाई है। पशुओं को ये डाइक्लोफेनॉक दवाई दी गई, वो अगर मरे तो उसमें जहर रहा, गिद्धों ने खाया, इन्फेक्शन उनके अंदर फैला, इसलिए गिद्ध मर गए। और लोग बोलते हैं अमेरिका ने खिंचवा लिए गिद्ध, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक दवाई है, जिसके कारण उनके अंदर जो है ये बीमारी फैली, जिससे वो मर गए, उसके कारण ही। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का मतलब हिम तेंदुआ कब शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब शुरू किया गया था, 9। अब देखो स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। अब तेंदुआ आपके सामने आ जाए और या तो आप खड़े हो, मैं आपके सामने तेंदुआ ले आऊँ, मैं आपसे बोलूँ तेंदुआ ले आऊँ, तो आप क्या बोलोगे, नो तेंदुआ मत लाना, मुझे डर लगता है, नो तेंदुआ ले आऊँ, नो 2009 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में। देखो आप कोई हिंट अगर बना के रट लेते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक स्टेबल हो जाती हैं, याद रहती हैं, ठीक। अब वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980, वन 80।
अब देखो वन में ये 0 आ रहा है तो 80 में भी 0 आ रहा है, ऐसे करके याद कर लो। तो वन संरक्षण अधिनियम, अब देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग है और वन संरक्षण अधिनियम अलग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन मत रहना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1986 में, जिसे छाता विधान के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन दे देते हैं निम्नलिखित में से किसे छाता विधान के नाम से जानते हैं? वन संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम लोग छाता विधान के नाम से जानते हैं। ये अधिनियम 1986 में आया था। अब देखो EPA की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है जो 1986 में आया था। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से इसे जानते हैं। और 1936 में ये बना था, तब इसे उस समय हेली नेशनल पार्क कहते थे। फिर बाद में जिम नेशनल पार्क बना, अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? MP में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। गिर गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए आवास है? तो एशियाई बब्बर शेरों के लिए ये जाना जाता है, गिर गुजरात वाला। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवन मुख्य रूप से राजस्थान के डिजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया भी बोलते हैं, गोडमड़ बोलते हैं, सोन चिरैया बोलते हैं। और ये हमें लगता है राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क में ये पाया जाता सोन चिरैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है उड़ीसा में। जैसे आपकी सिम नहीं चल रही, अगर आप सिम नहीं चल रही, आपको बात अर्जेंट में कहीं से करनी है और आपको सिम मिल जाए तो आप उड़ोगे, यार मुझे सिम मिल गई, अब मैं बात करूँगा, तो उड़ोगे उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा में। तो कुछ ऐसे याद कर लो। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। तो अब सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपको सबको पता है अधिकतर केरल में है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात याद रखना, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है और केरल में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व किसके लिए फेमस है? तो ये बाघों के लिए। इसने बाघों की संख्या 2 गुनी की, इसलिए इसे T*2 अवार्ड मिला है। तो T*2 अवार्ड किसने जीता है? पीलीभीत का टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा है जिसने ये अवार्ड जीता है। अब देखो 53वां, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर आप हमें लगता है चित्रकूट में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पड़ता है। 54वां भी मैंने आप लोगों को बताया था, अब बताओ 54वां कौन सा है? और मैंने ये बताया था, ये आप यूपी में मत समझना, ये MP में है, ये भी आपको हिंट दे रहा हूँ। अब देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? यूनेस्को, सिक्किम में। यूनेस्को की मिश्र धरोहर सूची में शामिल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की मिश्रित धरोहर सूची में शामिल है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी बायो रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जेम मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? जेम मंडल 18 हैं, जेम मंडल आरक्षित हैं। पहला कौन सा है? पहला नीलगिरी बना था 1986 में, जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, तब नीलगिरी को बनाया गया था, ऐसे याद कर लो। और नवीनतम बना है पन्ना, मध्य प्रदेश वाला। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था 1986 में। नवीनतम कौन सा है? पन्ना वाला है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी भाई श्रीलंका और भारत के बीच में, और फिर तमिलनाडु, अगर स्टेट पूछा जाए तमिलनाडु, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इसलिए मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ हो गया? तमिलनाडु में हो गया। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है अगस्त मलाई।
मलाई खाओगे कब? जब आप उससे मिलने जाओगे और केले लेके जाओगे, तभी तो मलाई मिलेगी, है ना। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जहां जैव विविधता अधिक है पर संकट भी है। जैव विविधता अधिक है तो संकट भी होगा, ज़्यादा प्रजातियां पाई जाएंगी तो वहां पर संकट भी होगा। अब बताओ जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कुल कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं ये कमेंट में बताओ। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। अब देखो, भारत का कोल्ड डिजर्ट शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जब शीत की बात करेंगे तो आप तमिलनाडु या आप केरला या यूपी थोड़ी ना मारेंगे, जहाँ पर ठंडा होगा वहीं पर मारेंगे। हिमाचल प्रदेश है ना। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? सत्यम मंगलम तमिलनाडु। सत्यम मंगलम तमिलनाडु। तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो देखिए, आपने ये चैप्टर क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं कानून। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, फिर उसके लिए जलवायु परिवर्तन कानून बने उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट अच्छा सा छोड़िएगा। अगर कोई डाउट है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर फैक्ट वाइज जोड़े जाएं तो लगभग में हम लोगों ने 150 क्वेश्चन आराम से पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था। तो वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में। और जल अधिनियम कब आया था? 1980 में। जल आया था 80 में, वायु आई 81 में। जल आया 80 में, वायु आई 81 में, ऐसे याद रखो। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, सॉरी गलती हो गई, सॉरी। देखो, अब मैं आप लोगों को बताऊं, जल प्रदूषण अधिनियम आया था 1974 में। वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। सॉरी गलती हो गई, वन अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु आया 81 में और जल आया 74 में। जल आया 74 में, वायु आई 81 में और वन आया 80 में। ये थी ट्रिक। सॉरी, थोड़ा मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ये कहो याद आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। CPCB की फुल फॉर्म क्या है? C का मतलब सेंट्रल, P का मतलब पॉल्यूशन, और C का मतलब कंट्रोल, और B का मतलब बोर्ड। मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तभी भाई देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन कब हुआ था? 1974 में। इसी के तहत जलवायु प्रदूषण अधिनियम बनाया गया था 1974। ये क्वेश्चन था, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? CP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। NGT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। 2010 को की गई थी। और उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से जुड़े मामलों को 6 महीने के भीतर ही सुलझाना, उनका निस्तारण करना। तो NGT का काम यही रहता है कि पर्यावरण से जितने भी जुड़े मामले हैं उनको 6 महीने के भीतर ही निस्तारण उनका करना होता है। NGT की स्थापना 2010 में, और इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। 2025 का डाटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है सर। आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में अनुमान्य ध्वनि कितनी होती? 55 डेसिबल। 55 डेसिबल तक ठीक है, कोई बात नहीं, मान्य है जहाँ पर आवासीय क्षेत्र होते हैं। ग्रीन हाउस गैस GHG पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक करके ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो उसके लिए ये जिम्मेदार होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार होती हैं।
अब देखो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताऊं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, जल वाष्प हो गई, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, और फ्लोरीनेटेड गैस हो गई, फ्लोरीनेटेड गैस हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। अब देखो धान के खेत और जुगाली करने वाले पशु, जैसे आप लोगों ने देखा होगा भैंसें बैठकर जुगाली करती हैं, तो उनके मुंह से जो फेना गिरता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? 1987 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? कमेंट बताओ। 1987 में आया था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों से है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। तो ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। पेरिस समझौता 2015 जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि को 1.5 सेंटीग्रेड से लेकर के 2 सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए बनाया गया पेरिस समझौता। भारत ने 2070 तक नेट जीरो, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा? 50 तक, 40 तक, 70 तक कि 60 तक? तो आपका सही आंसर होगा 70 तक। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत प्रमुख होती हैं, ये जिम्मेदार होती हैं अम्ल वर्षा के लिए। सिल्वर आयोडाइड का अम्ल वर्षा, कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, और अम्ल वर्षा के सल्फर डाई और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार होती हैं। ताजमहल का पीला पड़ना किसका कारण है? अम्ल वर्षा का कारण है। तो ताजमहल का पीला पड़ना अम्ल वर्षा का कारण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों से जो राख उड़ती है उसका कारण है, ठीक है। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से ताप संयंत्रों से उत्पन्न होता है। जल में अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाएगी। तो क्वेश्चन जैसे जल की अगर जैसे कैडमियम की अधिकता हो जाए तो कौन सा? इटाई रोग होता है। इसी तरीके से आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट होता है, और पारा की अधिकता से कौन सा होता है? मिनी माता रोग होता है। तो इसी तरीके से आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। जल में अगर पारा मरकरी की अधिकता हो जाती तो मिनी माता रोग हो जाता है। तो देखो मिनी माता रोग इसे क्यों कहते हैं, इसके बारे में देखो अब हम आप लोगों को बताते हैं। मिनी माता रोग एक गंभीर तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जो मिथाइल मरकरी नामक पारे के यौगिक से विषाक्त के कारण होता है। जब मरकरी ज़्यादा हो जाती है अधिकता में जल में तो मिनी माता रोग होता है। मुख्य रूप से पारे से दूषित मछली या शंख के सेवन से फैलता है। पारे की अधिकता से अगर मछली या शंख दूषित हो जाता है, उसका सेवन कोई करता है तो उसमें पारे की अधिकता हो जाती, फिर उसमें मिनी माता रोग हो जाता है। ये रोग पहली बार 1956 में जापान के मिनी माटा शहर में फैला था, इसलिए वहाँ से मिनी माता रोग के नाम से फेमस हो गया। क्यों फैला था? औद्योगिक कचरे के कारण ये फैला था। औद्योगिक कचरा जो था वो नदी में जा रहा था और उसमें पारा था, तो पारे के चक्कर में फिर आदमी ने उससे प्रदूषित मछलियों को या शंखों को खाया तो वो मिनी माता रोग हो गया। मिनी माटा शहर में हुआ था। लक्षण क्या होता है? देखो मिनी माता रोग का लक्षण क्या होता है, कैसे पता लगेगा किसी को मिनी माता हो गया? अंगों में सुन्नपन हो जाता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, सुनने और बोलने में मतलब क्षमता की कमी हो जाती है, आप ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हो, और दृष्टि का संकुचन हो जाता है, दृष्टि भी उतनी बढ़िया नहीं रहती। गंभीर स्थिति में यहाँ तक कि गंभीर मामलों में इंसान पागलपन से जूझता है, पक्षघात हो जाता है या कोमा में चला जाता है या तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी खतरनाक बीमारी होती है। भाई जल में अगर कैडमियम मिल जाता है, कैडमियम मिल जाता है तो इटाई नामक जो है बीमारी हो जाती है। अब लोगों को पता तो है कैडमियम से इटाई होती है, लेकिन इटाई होता क्या है, इसका क्या लक्षण होता है? नाम का इसका अर्थ है इटाई का मतलब क्या? जापानी अर्थ है, क्योंकि ये भी जापान से ही फैली थी। इटाई का मतलब होता है आउच का मतलब होता है जब किसी को दर्द होता है तो वो आउच बोलता है ना, जो इसके कारण होने वाले अत्यधिक दर्द के कारण पड़ा है, आउच। तो जापान में इसे क्या बोलते हैं? इताई।
जब दर्द होता है इताई इताई, और वैसे इंग्लिश में आउच आउच बोलते हैं। कारण क्या, औद्योगिक क्षेत्रों से विशेष रूप से जस्ता खदानों से निकली कैडमियम का नदी के पानी में मिलना और उस पानी से सिंचाई किए गए चावलों का सेवन करना ये रोग का कारण बनता है। इसमें कारण क्या है, हड्डियों में गंभीर दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी का झुक जाना, लोग लपक के चलने लगते हैं, सीधे नहीं चल पाते हैं, जोड़ों में फ्रैक्चर सा हो जाता है, बहुत दर्द करती हैं हड्डियाँ, और हड्डियों का नरम हो जाना और गुर्दों का काम ना करना, यही इटाई इटाई रोग है। पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम को मीटा हीमोग्लोबिनीमिया नामक बीमारी होती है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। एक गंभीर स्थिति है जिसमें शिशु को बेबी ही तो बोलेंगे, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर वो नाइट्रेट पेयजल पीता है तो उसके रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसकी त्वचा का रंग या ओंठों या नाखूनों का रंग नीला या बैंगनी पड़ने लगता है, नीला पड़ने लगता है, ब्लू पड़ने लगता है। किसका, बेबी का, नाइट्रेट वाला पानी पिया, तभी इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है। तो BOD क्या है, जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है BOD। गंगा नदी में BOD का स्तर कानपुर और प्रयागराज के बीच सर्वाधिक पाया जाता है। तो गंगा नदी में BOD का स्तर जो है कानपुर और प्रयागराज के बीच सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 14 में हुई थी। नमामि गंगे 2014 में लॉन्च हुआ था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अधिसूचित किए गए, संशोधन 2021 और 22, फिर बाद में इसका संशोधन किया गया। 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 में आया था। तो ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 में आया था। PM 2.5 या PM 10 का संबंध वायु प्रदूषण से है। तो ये क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM 2.5 या PM 10 का संबंध वायु प्रदूषण से है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 2014 में लॉन्च किया गया। AQI में 8 प्रदूषक होते हैं। तो AQI में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 4 प्रदूषण होते हैं, PM 10, PM 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PB को शामिल किया गया। ये 8 प्रकार के प्रदूषक होते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है AQI में। भारत स्टेज BS, B का मतलब भारत, S का मतलब स्टेज 6 मानक अप्रैल 2020 से पूरे भारत में लागू है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। COP 28 का आयोजन दुबई में किया गया था। COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई में किया गया था, और 2023 में किया गया था। COP 29 का आयोजन 2024 में बाकू अजरबैजान में किया गया था। स्मॉग धुआं और कोहरे का मिश्रण है। स्मॉग किसका मिश्रण है, जब धुआं और कोहरा मिल जाता है तो स्मॉग बनती है, ये याद रखना है। फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन और नाइट्रेट ऑक्साइड की प्रमुखता होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन कौन सी होती है, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। अर्थ ओवर WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा आयोजित किया जाता है। अर्थ ओवर किसके द्वारा आयोजित किया, WWF द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना था, जिसने कृषि पर कार्बन टैक्स लगाया था, और न्यूजीलैंड और फिनलैंड बने थे। राष्ट्रीय वानिकीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NEB की स्थापना 1992 में हुई थी। कब 92 में हुई थी, जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, रियो 1992, याद रखो, ठीक है। NAEB की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। स्थापना 1992 में हुई थी। EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को पूर्व आकलन करता है। जैसे मान लो कोई डैम बन रहा है या कोई कंपनी बन रही है, कोई उद्योग खड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषण पहले ही, मतलब इसके बनने के बाद में कैसा प्रदूषण यहाँ पर फैलेगा, उसके बारे में पहले ही जानकारी ये पर्यावरण पूर्व आकलन करता है। भारत में EIA
अधिसूचना 1994 में जारी की गई थी। नवीनतम मसौदा अब तैयार किया गया 2020 के अनुसार। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है, जो भी जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। ओजोन छिद्र की खोज कहाँ की गई थी? ओजोन छिद्र की खोज अंटार्कटिका के ऊपर की गई। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका याद रखना, आर्कटिक नहीं। ऑप्शन में आर्कटिक भी दे रखा होगा। अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसे क्रैकिंग गैस कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। भारत का इकोलॉजिकल कैपिटल, इकोलॉजिकल कैपिटल, पारिस्थितिकीय राजधानी देहरादून को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ संस्थानों के कारण, यहाँ काफ़ी संस्थान हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन साफ और सुथरे सुरक्षित समुद्र तटों को दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो बीच होते हैं उनको दिया जाता है, समुद्री तटों को दिया जाता है। भारत में अब तक 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, मतलब साफ सुथरे सुरक्षित हैं, उनको दिया जाता है। मिशन लाइफ क्या है? इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया था 2022 में, केवड़िया गुजरात में किया गया था। मिशन लाइफ। अब लाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए लाइफ स्टाइल, और ये पीएम मोदी ने 2022 में केवड़िया गुजरात से किया था। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अच्छी ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। तो 500 गीगावाट का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। अब देखो, मिलने गए तो क्या लेके गए? कुंडल। मिलने गए, तमिल में आ रहा मिलना, तमिल में आ रहा मिलना। देखो तमिल में क्या आ रहा? मिलना। तो मिलने गए तो क्या लेके गए? कुंडल। तो कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। बाकी देखो 150 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है और क्वेश्चन लगभग में इसमें 300 बैठेंगे जाके, तो वीडियो और 1 घंटे का बनेगा, जाके वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बाकी आपके ये जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। लेकिन हाँ, आप इतना पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इतने अगर क्वेश्चन पढ़ते तो लगभग में 2 घंटे का कोई मैराथन लाइव वीडियो बना देता। तो लाइव वीडियो पढ़ने से कोई मतलब नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो इस समय पढ़ो और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो। तो बाकी मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा जो बढ़िया है। अब तो पार्ट 2 तो आपको लोगों को देखना ही पड़ेगा, ये बढ़िया पार्ट 2 है। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन संस्थाओं अधिनियम से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, इसके बाद में पार्ट 2 मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है, तो 2 बना देंगे ताकि वीडियो बड़ा नहीं होगा। और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फैन चल नहीं रहा तो मैं पसीने से भीग गया हूँ पूरा।